नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली में हाई कोर्ट की ज़बरदस्त भर्तियां आई हुई हैं, चाहे वो ग्रुप सी की हो, डी की हो, स्टेनोग्राफर की हो, ड्राइवर की हो, और साथ ही में बहुत जल्द आपको हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की भी भर्ती देखने को मिलेगी। सो मेरे दोस्त, इस सेशन में हम लोग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछ रहा है। वैसे आप एक चीज़ को आपको पता ही होगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर है वो अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे हैं तो एक बार आप ज़रूर देख लें, या फिर इसके पेपर मैं खुद आपको किसी दिन सॉल्व करवा दूंगा, पूरा पेपर ही एक बार सॉल्व करवा दूंगा विदाउट किसी डिस्क्रिप्शन के कि ये प्रश्न आए हैं, किस लेवल के हैं, कैसे हैं, तो एक आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। इस सेशन में हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो इस टॉपिक पे मतलब इस क्लास में हम लोग अपने जीएस वाले खंड पे बात करेंगे कि जीएस की जो नेचर है प्रश्न पूछने का वो कैसा है, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भले ही ये ग्रुप सी और डी का या स्टेनोग्राफर या हाई कोर्ट के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं, बट ये आने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, तो हम लोग मॉर्निंग में 6 AM पर करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, जो कि आपका डेली बेसिस पे करंट अफेयर होता है। आधे घंटे 20-25 मिनट का करंट अफेयर होता है। अगर आप लोग वो देखना चाहें तो आप लोग वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर देखें। उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परम अखिल क्लासेस में मिल जाता है। साथ ही साथ में हम लोग शाम को 8 PM पर जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे वो PCS को लेकर के हो, RO ARO को लेकर के हो, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर हो, TGT PGT को लेकर के हो, CDS NDA को लेकर के हो, मतलब जो थोड़ा सा हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं सिविल के, उन सारे सिविल के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वाली क्लास आपकी जा रही है 8 PM पर। 6 AM पर आपकी करंट अफेयर की क्लास है, और जो हम लोग ये ग्रुप सी और डी स्टेनोग्राफर या हाई कोर्ट इलाहाबाद की वैकेंसी को कवर करेंगे, इसकी क्लासेस आपको डेली 9 PM पर अवेलेबल हो जाएगी। तो 9 PM पर ये क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, ठीक है। सो बिना देरी के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे आपके पास रहा ये पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। इस सेशन में हम लोग 5 प्रश्न जियोग्राफी के कवर करेंगे, 5 प्रश्न आपके हिस्ट्री के होंगे, और 5 ही प्रश्न आपके पॉलिटिकल साइंस के होंगे। तो ओवरऑल हम इस सेशन में अपने 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन इन 15 क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन इतने बेहतरीन लेवल पर होंगे कि ये कहीं ज़्यादा आपके अन्य प्रश्नों को भी पूछे जाएंगे, तो उन्हें भी ये कवर करने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार हम लोग जियोग्राफी को भी तो कवर कर रहे हैं, प्लस आने वाले टाइम पे हम इकोनॉमी, साइंस और इन्वायरमेंट, इन तीनों को हम एक साथ देखेंगे। मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी हम एक साथ देख लेंगे, इन्वायरमेंट EVS, उसके बाद में साइंस, और साइंस के साथ में आपका एक आ जाता है इकोनॉमिक्स। तो ये जो 3 टॉपिक्स है इन्हें हम एक बार कवर करेंगे, और इन्हें हम एक बार कवर करेंगे। मतलब एक एक सेट में हम इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, और अब आपके सामने रहा ये आज का पहला प्रश्न। सो पहला प्रश्न मेरे दोस्त क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शक शासक की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है? अगर मैं जूनागढ़ अभिलेख की बात करूं तो ये तो पहली बात अभिलेख ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है कई सारे शासकों से है। खासकर मैं एक बात बताऊं, जो आप देखेंगे ऑप्शन के तौर पर, पहले मैं इस पे बातें कर लेता हूं, चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, रुद्रदामन या नहपान। सो मेरे दोस्त, जो जूनागढ़ अभिलेख है ये किसका है? ये रुद्रदामन का है। ये कैसा शासक है? यह एक शक शासक है। और अगर वहीं मैं रुद्रदामन की बात करूं तो जब भी रुद्रदामन का नाम आता है तो रुद्रदामन ने ही एक पर्वत का, एक मतलब झरने का भी निर्माण करवाया था। उस झरने का क्या नाम है? उस झरने का नाम है सुदर्शन झील।
किसका करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और इस सुदर्शन झील का जो बनवाने का श्रेय जाता है, ये किसे जाता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद में सुदर्शन झील के पे ही आप देखेंगे जो जूनागढ़ अभिलेख है, यहाँ पे आपको अशोक के भी साक्ष्य मिलेंगे या अशोक के अभिलेखों के भी साक्ष्य नजर आएंगे। वहीं पे सुदर्शन झील का आगे चल के जीर्णोद्धार किसने करवाया है? रुद्रदामन ने भी करवाया है। और अगर मैं रुद्रदामन के बाद की बात करूं तो रुद्रदामन के बाद और कौन सा एक शासक है? वो है स्कंदगुप्त। तो ये 4 शासक हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं सुदर्शन झील से है, और रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और जूनागढ़ अभिलेख से इस बारे में हमें पता भी चलता है। अगर मैं जूनागढ़ अभिलेख की थोड़ी सी बात करूं तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख कैसा है? अगर मैं बात करूं जूनागढ़ अभिलेख की, तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हम लोग कई सारे प्रश्नों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध या किस प्रशासन का संबंध सुदर्शन झील से नहीं है? तो इन 4 में से ये आपको मिलेंगे, अगला जो होगा वो नहीं होगा। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था या किस शासक पर प्रकाश पड़ता है? तो रुद्रदामन पर पड़ता है। संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? तो वो जूनागढ़ अभिलेख है। तो इस प्रकार से इतने होलिस्टिक डायमेंशन में हम लोग कवर करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं प्रश्न फंसेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आपसे कमीशन पूछ ले जो कि पूछा है। हो सकता है कि आपसे चंद्रगुप्त प्रथम से पूछ ले, कनिष्क से पूछ ले, नहपान से पूछ ले। वहीं पर अगर मैं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करूँ तो चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य वंश का प्रथम शासक है। इसी के दरबार में मेगस्थनीज आया था और मेगस्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के क्षमा चाहूँगा, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये चंद्रगुप्त प्राथम नहीं है, प्रथम होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम इसका संबंध गुप्त काल से है। इस किसका है? ये गुप्त काल से है, चंद्रगुप्त प्रथम का। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इसी के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत में आया था। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की है। और आप देखेंगे कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश से पहले कौन सा हमारे यहाँ वंश है? वो नंद वंश है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद को महाराज मतलब क्या कहते हैं, चाणक्य जी के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करता है और सेम लोकेशन पे मौर्य वंश की नींव डालता है। सो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ जैन परंपराओं के अनुसार तीर्थंकर महावीर के दामाद और प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूं, लेकिन पहले हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। जमाली, जामवंत, जामवाल या कैंट? तो मेरे दोस्त, आपका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है जमाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बेसिक है, ये हर किसी को पता होगा। मैं जमाली की बात करूं तो जमाली इसका दामाद भी था और माना जाता है कि ये इसका प्रथम शिष्य भी रहा है। अन्य परंपराओं के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जमाली है, ये मुख्य रूप से माना जाता है कि श्वेतांबर हुआ करता था जमाली, क्योंकि आगे चल के हम अभी श्वेतांबर और दिगंबर पे भी एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हम लोग थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्त, जैन धर्म की अगर मैं बात करूँ तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में ओवरऑल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात जंबिका ग्राम में ऋजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान को जैनिज्म में कैवल्य कहा जाता है। वहीं पर ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, लेकिन जैनिज्म में कैवल्य कहा गया है। जैनिज्म में निर्वाण प्राप्ति मृत्यु शब्द के लिए उल्लेख किया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का उल्लेख या परिनिर्वाण शब्द का उल्लेख किया गया है। वहीं पे अगर मैं जैनियों की प्रथम संगीति की बात करूं तो पाटलिपुत्र में हुआ है।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और ये जो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये स्थूलाभद्र के नेतृत्व में हुआ था। और स्थूलाभद्र के नेतृत्व के बाद ही में जो प्रथम जैन संगीति हुई है, इसमें ही श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था। दिगंबर वे लोग होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर कैसा है, इसका मतलब है दिक है अंबर जिसका, अर्थात दिशाएं हैं वस्त्र जिसकी। तो ये लोग नग्नावस्था, दिगंबर नग्नावस्था में रहते थे, मतलब ये लोग प्रकृति अवस्था में रहते थे। हम जिस प्रकार जन्म लेते हैं उसी अवस्था में ये लोग रहने का कार्य करते थे। वहीं अगर मैं श्वेतांबर की बात करूं तो श्वेतांबर लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और सामान्यतः ये महावीर स्वामी के नियमों का पालन भी करते थे। हालांकि महावीर स्वामी को डिट्टो फॉलो करने का काम दिगंबरों ने किया है। श्वेतांबरों ने लगभग थोड़ा सा यूटिलिटेरियन होकर के काम करने की कोशिश की है। सेम उसी प्रकार जैसे बौद्ध धर्म में एक तरीके से आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था वो कौन सा था, तो अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो वो हीनयान और महायान थे। हीनयानियों ने महात्मा बुद्ध को एज अ ह्यूमन ट्रीट किया है, वहीं पर महायानियों ने महात्मा बुद्ध को एज अ भगवान ट्रीट करने का काम किया है। अगर मैं दूसरी जैन संगीति की बात करूं तो गुजरात के वल्लभी में हुआ है, देवादि क्षमा श्रमण के नेतृत्व में किया गया था। तो ये कुछ बेसिक्स थे। यहाँ से कितने भी प्रश्न आपसे पूछे आप करने में सक्षम होंगे। मेरे दोस्त, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश में निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त युग की शुरुआत की थी। गुप्त वंश में विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा मेरे दोस्त मैं बात करूं गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का कार्यकाल कब से माना जाता है, 319 AC से लेकर के। और ये कब तक चलता है, तो ये मेरे दोस्त लगभग मान के चलिए कि 550 AC तक तो कम से कम ये रहा है। ओवरऑल ये 200 वर्षों तक रहा है गुप्त काल। वहीं पे अगर मैं गुप्तों की बात करूं तो गुप्त कौन थे, तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। ये आपको बहुत रेयर केस पे पता चलेगा कौन थे, सामंत थे, सामंत शासक थे ये। बाद में जब कुषाण कमज़ोर हुआ है तो कुषाण के कमज़ोर होने पर गुप्त स्वतंत्र रूप से उभर करके सामने आते हैं। सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो जब सामंती शासक के तौर पर हैं तो सामंती शासकों में गुप्त शासक में सबसे पहले आपको जो व्यक्ति मिलते हैं वो श्रीगुप्त मिलते हैं और श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच मिलता है। क्या मिलता है, घटोत्कच मिलता है। लेकिन ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये कुषाणों के अधीन शासक थे। लेकिन जब कुषाण काल कमज़ोर हुआ है तब इनका नेक्स्ट जो वंशज हुआ है वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ है। और चंद्रगुप्त प्रथम वो पहला शासक था जिसने स्वतंत्र रूप से गुप्त वंश की स्थापना की है। साथ ही साथ में इसी व्यक्ति ने एक क्या टाइटल धारण की थी, महाराज अधिराज की, महाराज धीराज की। ठीक, हालांकि आप देखेंगे तो जो एक तरीके से सामान्यतः जो गुप्त शासक हैं, गुप्त शासकों ने अधिकांशतः तौर पे बड़े बड़े टाइटल को होल्ड किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार को संरक्षित कर लिया था। अलीनगर की संधि, फैज़ाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि या बनारस की संधि। सो मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि प्लासी के युद्ध के पश्चात प्लासी युद्ध कब हुआ है, तो प्लासी युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला के साथ में, मतलब बंगाल के जो नवाब थे, नवाब और अंग्रेज आपस में लड़ते हैं। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव लड़ रहा था। वहीं पे आप देखेंगे कि प्लासी युद्ध में हार के बाद में क्या हुआ है, बक्सर हुआ है। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया है, तो बक्सर का युद्ध 1765 में लड़ा गया है। कब, 16 अगस्त 1765 को लड़ा गया।
और ये जो युद्ध हुआ था ये संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच? संयुक्त सेना, और संयुक्त सेना के साथ में अंग्रेज लड़ रहा था। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ रहा है? अंग्रेज़ों की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ऑन दैट टाइम पे क्लाइव आता है, और क्लाइव इन लोगों के साथियों में संधि करता है। ठीक, मतलब संयुक्त सेना और संयुक्त सेना के साथ में और कौन लड़ रहा था? अंग्रेज लड़ रहे थे। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद की संधि करता है, और इलाहाबाद की प्रथम संधि करने के साथ ही में वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अपने हाथ अधीन कर लेता है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में भी एक अलग प्रकार की संधि करता है, और सामान्यतः मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अलग संधि करता है। हालांकि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई है ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में, और जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई है ये अवध के नवाब के साथ में हुआ है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1914, 1915, 1916 या 1917? तो मेरे दोस्त जाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब हुआ है? 1915 में हुआ है। तो 1915 में ही गांधी जी ने क्या साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, या गांधी आश्रम के नाम से जिसे आप जानते हैं। और सामान्यतः माना जाता है कि इसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे गांधी आश्रम, गांधी आश्रम, हरिजन आश्रम, और हरिजन आश्रम के साथ में सत्याग्रह आश्रम भी इसे कहा जाता है। क्या? इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। इन तीनों नामों से इसे कहा जाता है। और सबसे खास बात है कि गांधी जी ने यहीं से क्या शुरू किया था? दांडी यात्रा शुरू किया था। साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ही प्रारंभ किया था। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा जियोग्राफी के प्रश्नों को कवर करेंगे। मतलब अभी तक हम लोग इतिहास के प्रश्न देख रहे थे, अब हम लोग भूगोल के प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती या मतलब नहीं गिरती है? तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है या गोदावरी नदी है। सो मेरे दोस्त इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी कहाँ पे गिरती है? अगर मैं बात करूँ सपोज दैट भारत की, तो आपको कुछ इस तरीके से भारत देखने को मिल जाएगा। वहीं पे ये थोड़ा सा कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। वहीं से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सारी नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं। और ये सारी नदियाँ पूर्वी तट पर गिरती हैं। मतलब ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये सारी नदियाँ गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका? डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन चूँकि ये जो यहाँ पे ये वाली नदियाँ हैं, ये 2 नदियाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सी नदियाँ हैं? एक है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। अगर मैं नर्मदा और ताप्ती की बात करूं तो नर्मदा और ताप्ती नदी ये अरब सागर में गिरती हैं, और ये अरब सागर में गिरने से पहले एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। वो नदियाँ जो सीधे समुद्र तट में विलीन होती हैं, मतलब एक तरीके से समप्राय मैदान का निर्माण नहीं करती, वो सभी नदियाँ एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। ये कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो वो कौन सी नदी होगी? नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण ना करके एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उड़ीसा के निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक के रेत कला प्रदर्शन की मेजबानी करता है? तलसारी बीच, डागरा बीच, गहिरमाथा बीच या पुरी बीच? तो मेरे दोस्त अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं तो पहली बात तो आप सुदर्शन पटनायक को याद रखिए। सुदर्शन पटनायक जी का संबंध किससे है? तो ये रेत कलाकार हैं, मतलब बालू से सामान्यतः ये आकृतियों को बनाने का काम करते हैं। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पुरी बीच पर। तो ये पुरी बीच पर रेत से निर्मित आकृतियों को बनाने का काम करते हैं।
ये है इसका राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैकाल पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। सो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आपको उद्गम स्थल देखने को मिलेगा, घग्घर नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या गंडक नदी। सो सबसे खास बात आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो आपका नर्मदा नदी है ये कहाँ से, मैकाल का जो पहाड़ी एरिया है वहाँ से अमरकंटक नामक स्थल से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। क्या है? उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल माना जाता है किसका? नर्मदा नदी का। और सामान्यतः ये आप देखेंगे तो ये विंध्याचल रीजन से होते हुए सतपुड़ा से के मिलने से ही पूरा आगे धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑप्शन, क्या कोई प्रश्न क्या कह रहा है कि अल नीना क्या है। ये बहुत ज़्यादा हाइटेड मतलब हाईलाइट टॉपिक है। अल नीना क्या है? जो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के गठन से जुड़ा हुआ है। एक सामान्य रूप से गर्म महासागर जलधारा, एक आवधिक कम दबाव केंद्र, एक आवधिक गर्म हवा या एक आवधिक गर्म हवा द्रव्यमान है। सो मेरे दोस्त, अगर मैं थोड़ा सा अल नीनो की बात करूं तो आपको एक प्रकार से प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली दो प्रकार की जलधाराओं को देखने को मिलेगा। एक का नाम है अल नीना और एक का नाम है ला नीना। क्या नाम है? ला लीना, हाँ सही लिख रहा हूँ, ला लीना। तो अल नीना ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है और अगर मैं ला नीना की बात करूं तो ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। अब ये कैसे भारत को इम्पैक्ट करेगा? तो ला नीना और अल नीना पर ये एक बहुत विस्तृत टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट क्लिप इस क्लास के बाद में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो शॉर्ट क्लिप आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा मैप पे अगर आपको लेकर के चलूँ तो सामान्यतः अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आपका ये है पैसिफिक रीजन। क्या है? ये है आपका पैसिफिक रीजन। और अगर मैं पैसिफिक रीजन में आपको लेकर के चलूँ थोड़ा सा, तो ये वाला जो रीजन्स आपको देखने को मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये है पेरू वाला तट। ये कैसा तट है? तो मेरे दोस्त ये पेरू तट है। पेरू तट पर लगभग 25 दिसंबर के आसपास यहाँ पर जलवायविक स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये जलवायविक स्थितियाँ जब गर्म जलधारा उत्पन्न करती हैं तो ये इस प्रकार से गर्म जलधारा उत्पन्न करते करते ये पूरे के पूरे पैसिफिक रीजन्स को गर्म करने लगती हैं। किसको? पूरे के पूरे पैसिफिक रीजन को ये गर्म करती हैं। और सामान्यतः आपको पता होगा कि अगर आप भारत को देखें, कहाँ पर ये है थोड़ा सा भारत, मैं इसे और जूम कर दूं तो अगर भारत को आप देखें तो भारत में जब हमारे यहाँ मानसून का निर्माण होता है तो ये चूँकि यहाँ से 0 डिग्री निकली हुई है विषुवत रेखा, तो जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो हमारे यहाँ पे सूर्य कहाँ खिसक के चला आता है? सूर्य खिसक के चला आता है भूमध्य सागर पे। और हमारे यहाँ जो उत्तर वाला भाग है यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर। और सूर्य चूँकि दक्षिण में चला आया है तो दक्षिण में सूर्य के आने की वजह से यहाँ क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। तो सामान्यतः क्या देखने को मिलता है कि हाई प्रेशर से जब भी पवनें होती हैं, ये हमारे यहाँ चूँकि ये कैसी स्थितियाँ बनती हैं? ये स्थितियाँ हमारे ठंडे में बनती हैं। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट जब हमारे यहाँ मानसून आता है तो मानसून आने पर ये परिवर्तन थोड़ा सा आपको चेंजिंग नज़र आएगा। किस प्रकार से नज़र आएगा? चेंजिंग, 1 सेकेंड, अगर मैं थोड़ा सा चेंजिंग की बात करूं तो ये आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। जब भी मैं बात करूंगा अपने यहाँ पे मानसूनों के निर्माण की तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ मानसून निर्माण में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य के उत्तरायण होने पे हमारे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है और दक्षिणायन में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। और इधर से आने वाली जो वायु राशियाँ हैं प्रशांत महासागर से, ये हाई प्रेशर होने के कारण लो प्रेशर की ओर स्विच करती हैं और इसी प्रकार हमारे यहाँ मानसूनी पवनों का निर्माण होता है या मानसून का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में मानसून के निर्माण होने के लिए दक्षिणी ध्रुव में या इस वाले रीजन में हाई प्रेशर का होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब लानीना आता है,
क्या आता है, सॉरी, जब अल नीना आता है तो अल नीना के आने के वजह से ये हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अल नीना कैसी जलधारा है, यह एक गर्म जलधारा है और यह पूरे के पूरे पैसिफिक रीजन को हाई प्रेशर के बजाय लो प्रेशर में क्रिएट कर देता है। तो हमारे उत्तर भारत में भी लो प्रेशर है और इधर भी लो प्रेशर है, तो जो वायु मानसूनी वायुओं का टर्निंग होना चाहिए था कोरियालिस बल के कारण, वो कोरियालिस बल कमज़ोर पड़ने लगता है और जो भारत का मानसून है वो भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स थे, इसमें और भी ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने उस नेक्स्ट टॉपिक में अल नीना को ओवरऑल कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एनटीपीसी निम्नलिखित में से किस प्रकार के पावर थर्मल का संचालन करती है? थर्मल पावर मतलब पावर स्टेशन का थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, सौर पावर या उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्त जो एनटीपीसी है इस सभी प्रकार के पावर स्टेशनों का मतलब एक तरीके से संचालन करने का काम करती है। वहीं पे अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी कैसी कंपनी है मेरे दोस्त? एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्ना कंपनी है। और एनटीपीसी का जो स्थापना किया गया था, इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है क्या? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में, अब हम लोग यहाँ से 5 प्रश्न हमने पॉलिटिकल साइंस के कवर करने की कोशिश करेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य निहित है? भाग 3, भाग 3A, भाग 4A या भाग 5, सॉरी या भाग 4। देखिएगा, अगर मेरे दोस्त मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं जिसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख भाग 4 का में किया गया है। कब कहाँ किया गया है? भाग 4 का में किया गया है। अगर वहीं पे मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख किया गया है, आई मीन 51 का में इसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ ही में सबसे खास रीज़न क्या तौर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सामान्यतः ये भाग 4 है, 51 का नहीं है, ये 51 है। ठीक, आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। किस समिति की सिफारिश पर? तो मेरे दोस्त स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। कब कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया है? तो मेरे दोस्त 11वां मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका शामिल किया गया है 85, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया है। कब? 2002 में किया गया है, और जिसका संबंध किससे है? शिक्षा के अधिकार से है। ठीक, वहीं पे आर्टिकल ये 51 का होगा, मैंने सही बोला था, 51 का होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। तो हमारे संविधान में, मूलतः संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे यहाँ 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल है। प्रारंभ में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना या 15 महीना। तो अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मेरे दोस्त ये किया गया है आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 में किया गया है। भाग कौन सा है? तो भाग 18 में किया गया है। राष्ट्रीय आपात के तौर पर या आपात उपबंध के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे एक बार 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। वहीं पे अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, मतलब राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में उसकी विधायिका कार्य करने में सक्षम ना हो या वहाँ का प्रशासन संविधान सम्मत ना चलाया जा सके। तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल के अनुशंसा पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, और राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद में उस राज्य की जो पूरी की पूरा एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पावर होता है वो केंद्र को चला जाता है, और केंद्र उस पर फिर काम करने का या वहाँ के प्रशासन को चलाने का काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना और समझना चाहिए।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस पर महाअभियोग चलाने का प्रावधान नहीं करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति या एक भारतीय राज्य के राज्यपाल। सो मेरे दोस्त, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति इन सब का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन सामान्यतः राज्य के राज्यपाल पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। महाअभियोग है क्या? तो सामान्यतः मेरे दोस्त कहा गया है आर्टिकल 61 में महाअभियोग शब्द का उल्लेख किया गया है। और ये किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रपति के लिए। महाअभियोग होता क्या है? राष्ट्रपति अगर असक्षम है तो या वह अपने कार्यों का संचालन या निर्वहन नहीं करा पा रहा है तो राष्ट्रपति पर किसी भी सदन में महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन में लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। सामान्यतः 14 दिन सूचना देने के बाद में जिस सदन में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वहां उपस्थित यौम मत का 2/3 या सामान्यतः कुल सदस्य संख्या का 2/3 यौम उपस्थित यौम मत के 2/3 सदस्य संख्या से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। सेम प्रोसेस दूसरे सदन में भी अगर फॉलो हो जाए तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा की मांग कि कब रखी गई थी? 1929 में, 1935 में, 1932 या 1946 में। सो मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा की मांग 1935 में रखी गई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि 1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पे संविधान सभा की मांग की गई थी और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि भारत के संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? आर्टिकल 324, 325, 326 या 327। सो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं निर्वाचन आयोग की तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। और निर्वाचन आयोग कैसी निकाय है? या एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है। अगर पूछा जाए कैसा निकाय है तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सो मेरे दोस्त, ये यहाँ तक हम लोगों ने अपने 3 सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। आगे भी हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। और एक खास बात मैं कहूँगा, अगर आप साथ में लगे हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप देखते हैं कि यूट्यूब पे सामान्यतः क्या होता है कि आप आज एक क्लास यहाँ ले रहे हैं, एक क्लास वहाँ ले रहे हैं, एक क्लास वहाँ ले रहे हैं, तो इससे आप में वो एक फ्रिक्वेंसी नहीं बन पाती या फ्लुएंट तरीके से आपका वो टॉपिक कवर नहीं हो पाता है। आप आज यहाँ पढ़ रहे हैं, कल वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपके टॉपिक मिस होने लगते हैं। आप कहीं भी पढ़िए, एक जगह पढ़िए, स्थिर होकर पढ़िए, तो यकीन मानिए आपके वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मैं आपको लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं परम AKHILCLASSAS परम अखिल क्लासेस। वहाँ पर भी आपको हमारा चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप उससे जुड़े रहें। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, डिफरेंट आपको डेली द एडिटोरियल भी मिल जाएगा। और आपको सामान्यतः राष्ट्रीय संस्करण का जो दैनिक पेपर आता है, न्यूज़पेपर आपको मिलता रहेगा। न्यूज़पेपर के साथ ही साथ में आपको और क्या मिल जाएगा? तो न्यूज़पेपर के साथ में आपको एडिटोरियल भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। तो इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।